Hello everyone, welcome to Dynamic Study, and this is day number 4. In unit 4 we will discuss in crash course of commerce, right? So let's get started. So unit 4 है business finance. ये भी एक important unit है आपकी. तो यहाँ से भी जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं यहाँ से, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं? तो क्वेश्चन जो है यहाँ से अगर जो थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं तो वो यहाँ से असर्शन इन रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आए हैं, प्लस यहाँ से आपके एमसीक्यूज भी आए हैं. ठीक है, एमसीक्यूज भी आए हैं जहां से आपका एक ऑप्शन ठीक होता है, 4 ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं. ठीक है, तो असर्शन रीजनिंग आपको पता है और एमसीक्यूज. ठीक है, तो असर्शन रीजनिंग में आपको जो है यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट की कंप्लीट नॉलेज नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट आपने किया नहीं है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, अब ये देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और कौन कौन से टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. राइट, तो यहाँ पे सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो हर बार पूछे ही जाते हैं और एक्सपेक्टेड भी है कि इस सितंबर में भी आपसे पूछे जाएंगे, तो वो सिर्फ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट. तो यहाँ पे दिया गया है स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि क्या फाइनेंस का, क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या स्कोप है और कौन कौन से सोर्सेज है जहां से हम फाइनेंस को जो है एक्विजिशन कर सकते हैं फंड्स का. ठीक है, कि जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है तो कहाँ से हम जो है फंड्स को रेज कर सकते हैं, ये वो सोर्सेज होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज लीज फाइनेंसिंग. यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, तो ये टॉपिक जो है आपको अभी कर लेना है. तो जैसे कि क्रैश कोर्स में आपको बोलती हूँ कि जैसे आज हम डे 4 यूनिट 4 कर रहे हैं, तो आज आपका पूरे डे का क्या टारगेट रहेगा. आज आपको पेपर 2 के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है आप यूनिट 4 को कंप्लीट कीजिए. पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ आज इस यूनिट पे फोकस कीजिए, सो डेट जब ये डे कंप्लीट हो जाए आज आपका, जब तक आप स्टडी कर रहे हैं तब तक आपकी ये वाली यूनिट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, और आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम से डे 1 एक दिन पहले आपको क्या करनी पड़े, सिर्फ इसकी रिविजन लेनी पड़े, क्विक रिविजन. ठीक है, तो आज आप क्या कर सकते हैं, इसके जो है शॉर्ट पॉइंट्स बना सकते हैं, 1 लाइनर इसमें बना सकते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किसमें क्या बोला गया है, कौन सी थ्योरी किसने दी है, कौन सी थ्योरी किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई है और उसका क्या मीनिंग है, ये सब प्लस उनके फॉर्मूलाज. तो अभी जो है आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताए जाएंगे, प्लस जो चीजें मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे ये टॉपिक जो है आपको खुद ही करना है. ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में इतना कुछ है नहीं कि आपको यहाँ पे एक इस टाइम पे भी आपको इस चीज के बारे में डिस्कशन हो. ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको करने के लिए बोलूंगी, तो मैं जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सिर्फ यहाँ पे करा रही हूँ. ठीक है, और प्रैक्टिकल का भी यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है कि मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल भी नहीं करा रही हूँ, क्योंकि इट टेक्स टू टाइम. तो यहाँ पे सिर्फ हम कुछ मिनट्स में ही इस यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, तो ये आपका टारगेट रहेगा कि आप किस तरह से इस पर्टिकुलर यूनिट को कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ से हम ये देख लेते हैं, यहाँ से हम स्कोप एंड सोर्सेज देख लेंगे. अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फॉर्मूलाज, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ से आपको अभी करने हैं. सब फॉर्मूलाज को लर्न कर लीजिए, इसमें जितने भी फॉर्मूलाज बनते हैं. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज प्रैक्टिकल टॉपिक. तो यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनेंगे, तो जितने भी फॉर्मूलाज है प्लीज अभी जो है लिख लीजिए, उनको नोट डाउन कर लीजिए जहां से भी आपके पास जो भी मटेरियल है वहां से. इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. यहाँ से भी जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है. लास्ट टाइम यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था. ठीक है, तो ये कर लीजिए अभी आप जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होती है. ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करा दूंगी. कैपिटल बजटिंग डिसीजन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं. ठीक है, तो यहाँ से जो है प्रैक्टिकल के चांसेस उतने ज्यादा नहीं है जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के हैं. तो यहाँ पे जो थ्योरीज है कैपिटल बजटिंग की वो मोस्ट इंपोर्टेंट है. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपको करना है. यहाँ से जो है इतना कोई जो है बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. डिविडेंड डिसीजन मैं यहाँ पे अभी रिवाइज करा दूंगी. इसकी थ्योरीज हैं एंड पॉलिसीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं. रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस एंड एसेट सिक्योरिटाइजेशन, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं. इसमें कौन कौन सी पार्टीज होती है वो हम यहाँ पे अभी कंप्लीट कर लेंगे इसको.
इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट रिस्क, हेजिंग टेक्निक्स। आई थिंक ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है, इंटरनेशनल बिजनेस जो लोग कर चुके हैं उनको बहुत अच्छे से पता होंगी ये चीजें, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए हम बिजनेस फाइनेंस कर रहे हैं, तो फाइनेंस जो है एक जो है हम कह सकते हैं लाइफ ब्लड होता है किसी भी बिजनेस का, क्योंकि बिना फाइनेंस की कोई भी पार्टिकुलर कोई भी बिजनेस है वो सरवाइव नहीं कर सकता। विदाउट फाइनेंस कोई भी बिजनेस जो है सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है। ये बेसिस होता है सभी बिजनेस एक्टिविटी का, एंड नो बिजनेस एक्टिविटी सच एज कोई भी एक्टिविटी है लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल मैनेजमेंट, ये सक्सेसफुल नहीं हो सकती विदाउट फाइनेंस। क्योंकि जब आप एक बिजनेस को रन कर रहे हैं तो उसमें कोई भी अगर आप एक छोटी सी भी एक्टिविटी करते हैं तो इट रिक्वायर्ड फंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें फंड कहाँ से लेना है, कितना कितना लेना है, ये सब हम बिजनेस फाइनेंस और एक फाइनेंशियल मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर होता है, वो इस चीज में डील करता है, ठीक है। फाइनेंस मैनेजर का क्या काम होता है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं फाइनेंस मैनेजर की कि पहले क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और अब क्या है। तो एक थे ट्रेडिशनल अप्रोच, एक थे ट्रेडिशनल, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, एक मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या करते थे, सिर्फ ये देखते थे कि हमें कितने फंड की रिक्वायरमेंट है और हमें कहां से उस फंड को लेना है, ठीक है। कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ ये जो है फाइनेंस मैनेजर का काम होता था, अरेंजमेंट करना फंड्स का और कलेक्शन करना फंड्स फॉर फुलफिलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फर्म, कि जो रिक्वायरमेंट्स थी कि कहां से कलेक्ट करना है फंड को, सिर्फ ये ट्रेडिशनल अप्रोच में देखा जाता था। बट इतने से तो सब काम नहीं चला, आपने जो है फंड को कलेक्ट तो कर लिया, अब उस फंड का करेंगे क्या। फंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मॉडर्न अप्रोच में आया कि हमने सिर्फ फंड को कलेक्ट करना एक हमारा मोटिव नहीं होता है, उसको अच्छे से यूज करना। फंड चाहे कम हो बट अगर आपने उसका प्रॉपर अरेंजमेंट कर दिया, प्रॉपर यूटिलाइज कर लिया, तो आप जो है सरवाइव कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी, ये एक नैरो अप्रोच था, सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ फंड पे जो है फोकस करता था। रूटीन प्रॉब्लम ऑफ ए फर्म, जो भी फर्म की रूटीन प्रॉब्लम्स थी उनमें ये डील नहीं करता था, ठीक है। ये सिर्फ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पे फोकस करता था और इग्नोर फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर। जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर्स, ये सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए था, नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर्स पे ये फोकस नहीं करता था ट्रेडिशनल अप्रोच। अब मॉडर्न अप्रोच आता है। मॉडर्न अप्रोच में तीन चीजें थी कि सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ फंड नहीं करना, और भी दो चीजें एक्स्ट्रा करनी है। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या था, मॉडर्न अप्रोच में 3 डिसीजन लिए जाते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनता है मॉडर्न अप्रोच से। तो मॉडर्न अप्रोच में कौन कौन से 3 डिसीजन लिए जाते हैं। फर्स्ट वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन। एज वी नो इस नेम फाइनेंसिंग डिसीजन है, तो ये क्या करेगा कि कितने फंड की रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से सोर्सेज से फंड को कलेक्ट करना है, ठीक है, ये इस पे फोकस करता था। सेकेंड डिसीजन ये लेता था एक फाइनेंशियल मैनेजर जो मॉडर्न अप्रोच में है, वो फाइनेंस मैनेजर क्या लेता था, फाइनेंसिंग डिसीजन लिया उसने कि कहां से कितनी मुझे रिक्वायरमेंट है, प्लस मैं कहां से कौन कौन से सोर्सेज से फंड को कलेक्ट करता हूं और कौन से सोर्सेज से मुझे कम कॉस्ट आएगी, ठीक है। मैं कहां से लूं, मैं इक्विटी से लूं या मैं डेट से लूं, मैं कहां से जो है ज्यादा फंड को रेज कर सकता हूं। अगर मैं डेट से करता हूं तो मुझे जो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर मैं इक्विटी से करता हूं तो मुझे डिविडेंड पे करना पड़ेगा, बट ये फिक्स नहीं है। अगर मैं जो है डेट से करता हूं तो मुझे जो इंटरेस्ट देता हूं मैं, मुझे इनकम टैक्स में उसकी कुछ एग्जम्पशन मिल जाएगी, बट इसमें तो नहीं मिलेगी मुझे। तो वो ये सारी चीजें कंसिडर करता है कि कहां पे मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है कम पड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीजें उसको बहुत जो है सोच समझ के डिसीजन लेना होता है, और इसी डिसीजन को बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इसी को बोला जाता है कि जहां पे आप ये देखते हो कि कौन कौन से सोर्सेस के क्या मेरिट्स हैं क्या डीमेरिट्स हैं, उसके बेस पे डिसीजन लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, आपने फंड को कलेक्ट कर लिया, रेज कर लिया, जो भी सोर्सेज आपने यूज किए, अब उसको इन्वेस्ट करना। फंड आपके पास आ चुका है, उसको इन्वेस्ट करना, चाहे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है डायरेक्टली इफेक्ट करती है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न को, और जब आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में
फंड को इन्वेस्ट करते हैं, दिस इज नोन एज कैपिटल बजटिंग, जो हम इस फर्दर वीडियो में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज कैपिटल बजटिंग। तो यहाँ पे सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है कि जब आप अपने फंड को जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डायरेक्टली जो है इन्वेस्ट करते हैं, दिस इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। ये बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप जो है रिप्लेस नहीं कर सकते इजीली। अगर आपने एक मशीनरी को परचेज कर लिया तो आप जो है, ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं आई या वो आपको उतना रिटर्न नहीं दे रही है तो आप उसको चेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो लॉन्ग टर्म जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के हर चीज को ध्यान में रख के ली जाती है कि ये मुझे कितना रिटर्न देगी, कब तक ये मशीन की वैल्यू है, कब तक ये मशीन चलने वाली है, ये सब। ठीक है, तो कैश फ्लो क्या रहेगा मुझे इस प्रोजेक्ट से, रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या क्या है इसमें, ये सारी चीजें जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लिया जाता है। थर्ड आता है आपको डिविडेंड डिसीजन। थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। तो एज यू नो डिविडेंड डिसीजन क्या होता है कि जिसमें जो है आप अपने टोटल प्रॉफिट में से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट, जितना भी इंटरेस्ट होता है वो पे कर देते हैं, देन आप इनकम टैक्स पे कर देते हैं, देन जो अमाउंट बचता है उसको बोला जाता है आपका जो है, जिसको आप डिवाइड कर देते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाता है, जिसको आप जो है फिर आप शेयर होल्डर्स में डिवाइड करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड पे कर दिया जाता है। उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो होता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, कि आप कितना डिविडेंड पे करेंगे, देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, कितना डिविडेंड आप देने वाले हैं, अगर आप डिविडेंड देंगे या उसको रिटेन करेंगे, ये डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे ये 3 डिसीजन लिए जाते हैं जिसमें पूरा जो है आपका फाइनेंस कंप्लीट हो जाता है, कि सिर्फ ये डिसीजन पे ही बेस होता है आपका फाइनेंस, कि अगर आपने ये 3 डिसीजन अच्छे से ले लिए तो डेट्स मीन आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करेंगे, ग्रोथ करेंगे, आपकी मार्केट वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम रहेगी। यही चीजें होती है सोचने समझने की, कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज है तो आप रिटेन कर लेंगे प्रॉफिट को, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे उसको एज अ डिविडेंड। ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देखनी होती है। तो डिविडेंड डिसीजन लेते टाइम आप जो है आप अर्निंग देखते हैं, क्या आपकी अर्निंग है, क्या आपका स्टेबिलिटी है अर्निंग का, क्या स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड है, आपने कौन सी डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है, क्योंकि अगर आपने जो है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है तो आप उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड देंगे। अगर आपने जो है कैश डिविडेंड में दे रखा तो आप कैश में डिविडेंड देंगे। इस तरह की डिसीजंस को हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देख रहे हो, बेसिस ऑफ टाइम, बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल एंड बेसिस ऑफ जनरेशन। ठीक है, अब फाइनेंशियल डिसीजन के क्या क्या सोर्सेज है वो हम यहाँ पे देखते हैं। लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म है, शॉर्ट टर्म है। तो शॉर्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म में वो किस तरह से जो है लोन को एक्वायर कर सकता है, फंड को रेज कर सकता है। तो ट्रेड क्रेडिट से शॉर्ट टर्म लोन लाइक वर्किंग कैपिटल लोन, फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, क्योंकि शॉर्ट टर्म कौन से होते हैं, लेस देन 1 ईयर के होते हैं। तो क्रेडिटर्स जो है 1 ईयर के लिए होते हैं। अगर आप क्रेडिटर्स से कुछ किसी से पैसा ले लेते हैं लोन पे तो क्रेडिटर्स, पेबल्स, फैक्टरिंग सर्विसेज, बिल डिस्काउंटिंग। ठीक है, फिर मीडियम टर्म ये होते हैं 2 to 5 ईयर्स तक के लिए जब आप इस तरह के लोन लेते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स आप इश्यू कर सकते हैं, डिबेंचर्स आप इश्यू कर सकते हैं, मीडियम टर्म लोन ले सकते हैं लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट से, कमर्शियल बैंक से, लीज फाइनेंसिंग एंड हायर परचेज फाइनेंस। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनमें से कौन सा मीडियम टर्म जो है आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो लीज फाइनेंसिंग मीडियम टर्म है, हायर परचेज फाइनेंस भी मीडियम टर्म जो है फाइनेंस होता है। लॉन्ग टर्म में क्या आते हैं, लॉन्ग टर्म में ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं क्योंकि जब आपकी जो कंपनी है वो वाउंड अप होगी तभी इसका जो इनकी जो कैपिटल है वो रिटर्न की जाती है, राइट। इनका डिविडेंड भी फिक्स नहीं होता है। आई होप आपको इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इनको कब कितना डिविडेंड को मिलता है, कब इनको डिविडेंड मिलता है, आई होप इट इज क्लियर। तो नहीं है तो ये चीजें जरूर देख लीजिए कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, क्योंकि ये वीडियो नॉट फॉर बेसिक कि यहाँ पे बेसिक चीजें बताई जाए, बट जहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए तो वो ये भी है। तो ये चीजें जो है बहुत ही माइनर है यहाँ पे इस टॉपिक के लिए तो, बट इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल कॉमर्स के लिए।
इंटरनल एक्रूअल्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स, वेंचर फंडिंग, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग में लाइक यूरो इश्यूज, फॉरेन करेंसी लोन, एडीआर, जीडीआर। ठीक है, जब आप लोन लेते हैं कहां से, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट से, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट से, दिस इज लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें भी क्लियर हो गई है, इनको आप डिटेल में कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके जो है एग्जाम का पार्ट है, आपके इस सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट आता है 10 मेजर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब क्या जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, क्यों हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं, क्यों हम इसमें इतना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इट एस्टिमेट्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ये क्या करता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करता है कि क्या मेरी कितने फंड्स की मुझे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और मैं कौन कौन से सोर्सेस से उसको रेज कर सकता हूं। तो अभी बताइए कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जहां से आप ये देखते हैं कि मैं डेट से फंड को रेज करूं या कैपिटल से, डेट से या फिर ओनर कैपिटल से, मतलब इक्विटी या प्रेफरेंस से या फिर डेट से या लोन से, राइट। फिर वो देखता है मेक्स द चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड। ये सोर्सेज में आ जाएंगे एक्चुअली, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट देखनी है कि मुझे जो है अपने बिजनेस को रन करने के लिए लाइक 2 लाख की नीड है, 10 लाख की नीड है, सिर्फ ये वो जो है उस चीज को एस्टिमेट करता है। फिर चॉइस सोर्सेज ऑफ फंड्स, कहां से मैं जो है फंड को रेज करूं, ये सोर्सेज थे एक्चुअली लॉन्ग टर्म से, बेसिस ऑफ टाइम पे। अगर उसको ओनरशिप, हाँ एक्चुअली हमने ये नहीं किया, बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। ओन्ड में क्या आता है और बोरोड कैपिटल में क्या आता है। ओन्ड में इक्विटी कैपिटल से रेज कर सकते हैं, प्रेफरेंस कैपिटल से, रिटेन अर्निंग से, कन्वर्टेबल डिबेंचर और वेंचर। रिटेन अर्निंग क्या होता है, प्रॉफिट का वो पार्ट जो वो एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, अपने पास सेव करके रख लेता है, तो डेट इज रिटेन अर्निंग। ठीक है, अपने पास रिटेन कर लेता है। अगर आपको बोरोड से जो है आप फंड को रेज करते हैं तो आप लोन ले सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर कमर्शियल लोन ले सकते हैं, या फिर आप डेट इश्यू कर सकते हैं। अगर आपको जनरेशन, तो इंटरनल और एक्सटर्नल, तो इंटरनल में क्या आता है, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिटेन अर्निंग, सेम चीजें हैं। तो यहाँ पे जो है रिटेन प्रॉफिट्स, रिडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल, आप अपनी वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं। सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को सेल करके भी जो है एक तरीका होता है जहां से आपको फाइनेंस की अवेलेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, कंट्रोल फाइनेंसिंग, टैक्स प्लानिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स। क्योंकि टैक्स प्लानिंग भी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपने अच्छे से टैक्स को प्लान नहीं किया कि कहां कहां पे आप जो है एग्जम्पशंस ले सकते थे, जहां पे आपका टैक्स बच सकता था, टैक्स सेव हो सकता था। तो टैक्स प्लानिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, वरना अगर आप अच्छे से प्लानिंग नहीं करते तो बहुत सारा पैसा तो टैक्स में ही चला जाता है, अगर आप प्रॉपर जो है उसमें रिडक्शन नहीं लेते हैं तो टैक्स में। ठीक है, तो प्रॉपर प्लानिंग टैक्स की बहुत जरूरी है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स, अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, असर्टेन्स कैपिटल कंपोजिशन, कुछ चीजें होती हैं जो एग्जेम्प्ट होती है, बट आप जो है अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं, कुछ आपको जो है छूट मिलती है, रिबेट्स मिलती है, तो वो उन चीजों का फायदा आपको लेना है, तब टैक्स जो है वो आपका कम हो सकता है। आपको टैक्स की चोरी नहीं करनी है, बट प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, क्योंकि ये रिलेटेड टू फाइनेंस है। असर्टेनमेंट कैपिटल कंपोजिशंस, कैपिटल कंपोजिशन आपको देखना है कि डेट का कितना पार्ट आप यूज कर रहे हैं, आप जो है इक्विटी का कितना पार्ट यूज कर रहे हैं, किससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ये सब चीजें। इन्वेस्टमेंट ऑफ टोटल फंड, मैनेजर ऑफ कैश फ्लो, मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, डिसीजन ऑफ इक्विजिशन इमर्जेंट, डिसीजन ऑफ कैपिटल बस्टिंग। ठीक है, कैपिटल बस्टिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजंस। तो यहाँ पे जो है लीवरेज एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जो है डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ ले जाते हैं और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज, व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज एंड व्हाट इज कंबाइंड लीवरेज। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम जो है फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, इनकी जो भी डिटेल है वो आपको जो है अभी आफ्टर द वीडियो आपको ये चीजें करनी है। ठीक है, तो पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि आफ्टर वीडियो आपको क्या करना है। तो आपको जो है लीवरेज की डिटेल में स्टडी करनी है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज, क्योंकि फॉर्मूला तो यहां से आप कंप्लीट करके जाएंगे ही। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर्मूला इज कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं आप, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एक बार ये भी देख लीजिए, सेल्स में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, तो कंट्रीब्यूशन आता है। तो
कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड एसेट्स को माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड एसेट्स को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है, राइट। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईपीआईटी, या फिर देखिए, या फिर कंट्रीब्यूशन आप कैसे निकाल सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो भी ईबी आपका कंट्रीब्यूशन आएगा। अगर आपको ईबीआईटी में अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय ईबीआईटी कर देते हैं, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओपी कर देते हैं, तो भी ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा। तो मतलब ये 3 डिफरेंट तरीके हैं कि जिस तरह से क्वेश्चंस में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह से फॉर्मूला में उसको पुट करके आप ऑपरेटिंग लीवरेज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीआईटी मतलब इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। तो चाहे ईबीटी में इंटरेस्ट ऐड कर दो, बात तो सेम ही है, ये बिफोर टैक्स हो जाएगा, और फिर इंटरेस्ट भी ऐड कर दो, इसमें सारी चीजें जो है पहले ही है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स डिवाइडेड बाय ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। कंबाइंड लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज क्या होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज प्लस फाइनेंशियल लीवरेज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कंबाइंड लीवरेज। दिस इज गिवन ओएल इंटू एफएल। तो परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, जितना चेंजेस हुआ है ईपीएस में, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लीजिए, मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूं, देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। दिस इज योर होमवर्क कि आपको ये जो फॉर्मूलाज है ये मोस्ट बिल्कुल ऐसे लर्न होने चाहिए कंप्लीट, क्योंकि डायरेक्ट क्या चाहे आपसे ये फॉर्मूला पूछ ली जाए या फिर क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दे दिया जाए, तो अगर फॉर्मूला लर्न है तो आप उस चीज को इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल लीवरेज में ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, कितना इजी फॉर्मूला है। ऑपरेटिंग में कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, दोनों में, इसमें ईबीटी आ रहा है, इसमें ईबीआईटी आ रहा है, इसमें टैक्स नहीं, इसमें जो है इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं किया जाएगा फाइनेंशियल लीवरेज में, यहाँ पे ऊपर किया जाएगा। कंबाइंड लीवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। कंबाइंड लीवरेज में देखिए, कंबाइंड लीवरेज में इसका कंट्रीब्यूशन ऊपर आएगा, ऑपरेटिंग लीवरेज का कंट्रीब्यूशन ऊपर आएगा, और इसका ईबीटी नीचे आएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले का ऊपर आएगा और नीचे वाले ईबीटी का, इसका ईबीटी नीचे रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब अर्निंग पर शेयर भी निकालना आ जाता है आपको। अर्निंग पर शेयर बताइए तो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कि टैक्स को डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, या फिर आता है नेट इनकम, या फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100, कि आपको इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न मिला है। तो ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या क्या होता है, इक्विटी और डेट। कैपिटल एम्प्लॉयड में आप क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, इक्विटी भी और डेट भी। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी पे कितना रिटर्न है, तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल इनटू 100। बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, हमें पता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। फॉर इंक्रीज इन ईपीएस, तो ईपीएस 2 माइनस ईपीएस 1 ईयर का डिवाइडेड बाय ईपीएस फर्स्ट ईयर का इनटू 100। तो इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए और एक बार लर्न भी कर लीजिए। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ फॉर्मूलाज है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है आपको अपने एंड से करना है, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने एंड से कीजिएगा, जितने भी फॉर्मूलाज इसके बनते हैं वो सब, प्लस कुछ एक दो प्रैक्टिकल सोल्व करके इसके देख लीजिएगा। तो अभी जो है वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको ये भी करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। अब आता है कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज क्या कहती है। कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है, हमने देखा था कि डेट और इक्विटी का पोर्शन होता है, कि ये आपको ये कैपिटल और इक्विटी, डेट और इक्विटी का, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर एक डिसीजन होता है जिसमें आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में किन किन चीजों को इंक्लूड करने वाले हैं और कितने प्रोपोर्शन में इंक्लूड करेंगे। लाइक दो टाइप्स की जो है कैपिटल होती है,
टू टाइप्स ऑफ कैपिटल होती है, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। हमने अभी पढ़ा था ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। तो ओन्ड कैपिटल में क्या आ जाएगा आपका इक्विटी एंड प्रेफरेंस, और बोरोड कैपिटल में जो आप आउटसाइड से लेते हैं, एक्सटर्नल पार्टी से लेते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएगा आपका डिबेंचर्स, लोन्स, ये सब चीजें। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आप इनका कितना प्रोपोर्शन रखने वाले हैं अपने कैपिटल में, तो वो हो जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आप ये किस बेस पे रखेंगे, आपको ये देखना है कि इन दोनों की क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या डीमेरिट्स है। अगर मैं इक्विटी को प्रेफरेंस देता हूं तो मुझे कैसे बेनिफिट मिलेगा, डेट को देता हूं तो मुझे कहां चीजें जो है सेविंग मिलेगी, कहां मुझे बेनिफिट होने वाला है। तो अपने बेनिफिट को देखते हुए आपको ये चीजें यूज करनी है, क्योंकि ये माना जाता है कि डेट एक चीपर सोर्स होता है फाइनेंस का। डेट को हमेशा चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है। डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो है आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, एक फिक्स टाइम पे आप इसको पे करते हैं। ठीक है, तो आप कितना भी डेट ले लीजिए, ये बढ़ेगा नहीं, ये फिक्स ही रहेगा। तो यहां पे जो है एक चीपर सोर्स इसको माना जाता है, और इसका जो इक्विटी के मुकाबले, ठीक है, तो आपको जो है ये चेक करना होता है कि जो है किस तरह का आप कौन से रेशियो में इसको इंक्लूड करेंगे। तो राइट मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी आपको करना पड़ता है जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखनी पड़ती है कि क्या मैं इक्विटी को चेंज कर सकता हूं, क्योंकि मैं डेट को तो चेंज कर सकता हूं, कभी भी मैं जो है रिडीम कर सकता हूं डिबेंचर्स को, और कभी भी मैं जो है एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूं। टू अवॉइड अनड्यू फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिस्क, अवॉइड अनड्यू रेस्ट्रिक्शंस इन एग्रीमेंट ऑफ डेट, तो डेट के एग्रीमेंट में कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, इस तरह से ये चेक करना है आपको कि कहां पे मैं रेस्ट्रिक्ट हो जाता हूं। टू सूट इन्वेस्टर्स नीड, इन्वेस्टर्स की नीड को जो सूट करे वो चीजें आपको इंक्लूड करनी होती है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। लीगल रिक्वायरमेंट्स को देखना होता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कहां पे आप जो है किस फंड का आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ पे जो है 3 थ्योरी है, 4 थ्योरी है आपकी। तो वो चारों थ्योरी क्या कहती है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी एक्सप्लेन करती है थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपको ये देखना है कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर मैं अडॉप्ट करूं जिससे मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है मिनिमम रहे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मेरी मिनिमम रहे, और मेरा जो वैल्यू ऑफ फर्म है, मेरी वैल्यू ऑफ फर्म है वो मैक्सिमम रहे। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको अडॉप्ट करना होता है। तो डिफरेंट थ्योरीज गिवन है डिफरेंट जो है ऑथर्स के द्वारा। तो फर्स्ट देखते हैं नेट इनकम अप्रोच। जो नेट इनकम अप्रोच है वो दी गई है डुरांड के द्वारा। ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कितनी बार, तो ये किस चीज के फेवर में है, ये कहता है, ये रेलिवेंट मानता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है रेलिवेंट है वैल्यू ऑफ फर्म को, क्योंकि जो आप डिसाइड करते हैं ना ये आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो नेट इनकम अप्रोच क्या कहता है, इट इज रेलिवेंट टू वैल्यू ऑफ फर्म। तो ये कहता है कि आपको जो है ये एडवोकेट करता है कि फर्म कैन इंक्रीज वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ डेट, कि हम जब ज्यादा जो है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट की जो वैल्यू है उसको ज्यादा रखेंगे तो हमारी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो इंक्रीज होगी, वो इस चीज को मानता है। ठीक है, तो दिस इज द मेन टर्म कि ये चाहता है कि डेट को अगर हम ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म जो है इंक्रीज होगी। राइट, तो इसमें और भी कुछ चीजें हैं, कुछ अजम्पशंस भी होती हैं, लाइक यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम को नहीं मानता है, कॉस्ट ऑफ नो टैक्सेशन सिस्टम ऑफ इनकम। अब नेक्स्ट आते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब मैं सिर्फ जो है इनको पूरा डिटेल में नहीं करा रही हूँ, आपको डिटेल में भी देखना है, प्लस इसका एक जो है फिगर भी दी होती है, एक फिगर के थ्रू भी इसको समझाया तो वो भी आपको देखना होता है। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच मानता है कि जो है कैपिटल स्ट्रक्चर का और मार्केट वैल्यू फर्म का कोई भी रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, ये दोनों कितना भी कर लो आपको ये इफेक्ट नहीं करती, चाहे आप जो है डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन 50-50 रख लो कि डेट भी 50% और इक्विटी भी 50%, या आप डेट को 0 रख लो और इक्विटी को 50 कर लो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं वैल्यू ऑफ फर्म पे, ये बोलता है। ठीक है, तो क्योंकि ये मानता है कि अगर मान लीजिए आपने, क्योंकि ये क्यों नहीं मानता, ये भी एक रीजन है, क्योंकि ये कहता है कि अगर आपने डेट के प्रोपोर्शन को ज्यादा बढ़ा दिया ना तो इक्विटी का भी जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें रिस्क होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप रिस्क बढ़ा रहे हैं अपने
फर्म में, तो वैसे वैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स पता है क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स भी ज्यादा डिविडेंड की डिमांड करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि आप चीपर सोर्स का फंड का यूज कर रहे हैं। अगर आप चीपर सोर्स ऑफ फंड यूज कर रहे हैं तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो भी ज्यादा होगा। अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या डिमांड करेंगे, ज्यादा डिविडेंड की। तो आपको उतनी ही बराबर ही पड़ती है वो सारी चीजें, चाहे आप कितना भी प्रोपोर्शन यूज कर लीजिए, तो इसका वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बोलता है। फिर हम ट्रेडिशनल अप्रोच को पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 स्टेजेस दी गई हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। ठीक है, 3 स्टेजेस गिवन है। फर्स्ट स्टेज में वो बोलता है कि एक मतलब जब आप एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग रेशियो ऑफ लोन, जब आप लोन का ज्यादा अमाउंट यूज करते हैं, ये भी लोन के फेवर में है फर्स्ट स्टेज पे। तो कहता है कि जब आप लोन का ज्यादा यूज कर रहे हैं, डेट का ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगी। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम रहेगी, फर्स्ट स्टेज पे कहता है। बट सेकंड स्टेज पे कहता है कि जैसे जैसे आप अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है इंक्रीज करते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में एक पॉइंट पे, तो इंक्रीज इन लेवरेज डज नॉट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन जब आप उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो अफेक्ट नहीं करेगा, इट विल नॉट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, थर्ड में कहता है कि इफ द क्वांटम ऑफ लोन इन कैपिटल स्ट्रक्चर गोज आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट, आपने बहुत ज्यादा ही लोन बढ़ा दिया, अपने इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा लोन अगर बढ़ा दिया है, तो इससे क्या होगा, इट विल ऑल्सो इंक्रीज एंड टोटल वैल्यू ऑफ फर्म गोज डिक्रीज, क्योंकि सब क्या देखेंगे कि इन्होंने तो कितना सारा डेट लिया हुआ है। ठीक है, तो उससे आपकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तीनों स्टेजेस हैं उसकी। फर्स्ट में कहता है कि अगर आप जो है डेट को बढ़ाते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑब्वियसली कम हो जाएगी। सेकेंड स्टेज पे कहता है कि ये जो है ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आप ज्यादा जो है इंक्रीज कर जाते हैं। बट इसने कहा है कि अगर आप ज्यादा ही इंक्रीज करते रहते हैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट ही यूज करते हैं, फिर उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है इंक्रीज होगी और वैल्यू ऑफ फर्म भी डिक्रीज होगी। ये 3 जो है ट्रेडिशनल अप्रोच में बोला गया था, इसमें 3 स्टेजेस के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट आता है आपका MM अप्रोच, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। इसमें क्या कहता है, यहाँ पे देयर इज नो इफेक्ट ऑन एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म इन द चेंज इन। ये भी कहता है कि अगर आप डेट और इक्विटी में ये कहता है कि डेट और इक्विटी में कितना भी चेंज कर लो, उससे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आपकी जो है वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई चेंज नहीं आता है। इसकी कुछ अजम्पशंस है वो आपको लर्न करनी होती है, क्योंकि इसकी अजम्पशंस जो है MM अप्रोच की अजम्पशंस एग्जाम में पूछी जाती है हर बार। तो इसकी अजम्पशंस है कुछ लाइक कैपिटल मार्केट जो है परफेक्ट है, expectation of investor concerning net operating income is similar for future, there is no provision of corporate taxes, the firm distributes the total profit among its shareholders, there is capitalization rate for investment in a firm। ये कुछ assumptions है, ये है, ठीक है, ये पढ़ लेना। नेक्स्ट आते हैं आप कैपिटल बजटिंग पे। कैपिटल बजटिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो कैपिटल बजटिंग से यहाँ से जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एक देखने को मिल सकता है, अदरवाइज थ्योरेटिकल पार्ट इसमें से जरूर आता है। तो कैपिटल बजटिंग मैंने पहले भी जो है थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन किया था कि जिसमें आप बजट फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल बजट, जब आप कैपिटल बजट बनाते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, दिस इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में आप क्या क्या चीजें देखते हैं, इज इट वर्थ टू पुट मनी और कैपिटल इनटू दिस प्रोजेक्ट, कि मेरे पास 2 लाख रुपीज है, क्या ये ठीक रहेगा कि मैं इस मशीन में, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इसको इन्वेस्ट कर दूं? इज इट वर्थ टू पुट मनी, क्या ये वर्थ है, मेरे लिए वैल्यूएबल होगा कि मैं इसमें अपनी मनी को, कैपिटल को प्रोजेक्ट में इस डाल दूं? या फिर इज इट वर्थ टू यूज मनी टू बाय दिस मशीन, क्या इसको मशीन को बाय करना सही रहेगा, क्या ये मेरा डिसीजन अच्छा रहेगा? तो ये इस चीज में डील करता है। ठीक है, स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग, क्या स्कोप है कैपिटल बजटिंग के? लार्ज इन्वेस्टमेंट, कैपिटल बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हैवी इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयड इन कैपिटल। कैपिटल जो है आप एम्प्लॉयड करते हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और बहुत बड़ा अमाउंट इसमें यूज करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजट और लार्ज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये कुछ एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कैपिटल बजटिंग करते हैं।
ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फर्स्ट इज कॉर्पोरेट गोल, आप अपने गोल को देखते हैं, क्या आपकी कंपनी का क्या गोल है, राइट। फिर आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है आपके पास, कौन कौन से प्रोजेक्ट है, कितने प्रोजेक्ट है, क्या ये रेलिवेंट है या नहीं है, इससे वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी, इससे जो है मेरा जो मुझे कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं होने वाला है, आप ये सारी चीजें देखते हैं। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं उस चीज की, फाइनेंशियल अप्रेजल, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और प्रोजेक्ट एनालिसिस करते हैं कि जो भी आपके पास प्रोजेक्ट है उसका इवैल्यूएशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसका कंप्लीट। क्वालिटेटिव फैक्टर्स, जजमेंट इन गट्स फीलिंग्स, ये भी देखते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स, क्या मुझे लेना चाहिए, क्या इससे आपकी क्या क्या फीलिंग्स है उसके टुवर्ड्स, ये सब चीजें। एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, आप देखते हैं कि किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं, ठीक है। अगर रिजेक्ट कर देती हूं तो अगेन से मुझे कोई दूसरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट कर देती हूं तो उसको इंप्लीमेंट करना, उसको फैसिलिटेट करना, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना टाइम टू टाइम, फिर रिव्यू करना। कंटिन्यू एक्सपैंड एंड अबेंडन प्रोजेक्ट, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑडिट, फिर क्या करना, लास्ट में ऑडिट कराना, ठीक है। अब कुछ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक्स हैं, तो दो तो इसमें ट्रेडिशनल टेक्निक है और 4 आपकी मॉडर्न टेक्निक है। टोटल वी हैव 6 techniques of capital budgeting. Total we have 6, 2 is traditional and 4 are modern techniques. ठीक है, तो फर्स्ट क्या करते हैं हम, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड मतलब जैसे इसका नेम सजेस्ट करता है पे बैक, कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो मुझे कितने टाइम में मुझे वापस मिल जाएगी। पे बैक पीरियड क्या है इसका, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, कि मुझे कितने नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड है टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट, नोन एज, इसको बोला जाता है पे आउट या फिर पे ऑफ पीरियड। इसमें होल लाइफ एंड टोटल प्रॉफिटेबिलिटी ड्यूरिंग इकोनॉमिक लाइफ इज नॉट कंसिडर, पूरी इकोनॉमिक लाइफ नहीं कंसिडर की जाती, क्योंकि सिर्फ इतना ही देखा जाता है कि कब मुझे जो मैंने इन्वेस्ट किया है उतने पैसे मुझे कब मुझे मिल जाएंगे, कितने ईयर्स लगेंगे मुझे। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट में आप 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ये देखेगा कि मुझे कितने ईयर्स में ये 5 लाख रुपीस जो है वापस मिल जाएंगे। रिकवर द इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट, तो ये टोटल होल लाइफ को, टोटल प्रॉफिटेबिलिटी ड्यूरिंग द इकोनॉमिक लाइफ ये कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। ये इसकी ड्रॉबैक्स भी मान सकते हैं आप। इट मेजर्स प्रोजेक्ट लिक्विडिटी एंड कैपिटल रिकवरी रेट, कैपिटल रिकवरी है ना, कि मैंने 5 लाख लगाए हैं तो वो मुझे कितने साल में रिकवर हो जाएंगे, ये सिर्फ उस चीज को देखता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। इफ एक्चुअल पेबैक पीरियड इज लेस एक्सेप्टेड, अगर मुझे ये जो है 5 लाख जो है मुझे 2 ही साल में मिल जाते हैं तो अच्छा रहेगा। अगर दो प्रोजेक्ट है, मान लीजिए एक, दोनों में 5 लाख की इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक से मुझे 2 साल बाद मिल जाएंगे, एक से मुझे इसको रिकवर करने में 3 साल लगेंगे, तो कौन सा चूज करेंगे हम, वो ये वाला प्रोजेक्ट, क्योंकि इससे मुझे क्या है 2 साल में ही अपनी इन्वेस्टमेंट की रिकवरी मिल जाएगी। तो जितना कम टाइम पीरियड होगा उतना ही उसको एक्सेप्ट करने में जो है दिक्कत नहीं आएगी। तो इफ एक्चुअल पेबैक पीरियड इज लेस तो इसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है। इसका जो फॉर्मूला बनता है दैट इज टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि जितना भी आप टोटल फर्स्ट टाइम इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लाइक 5 लाख से मैंने स्टार्ट किया है, 5 लाख इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, डिवाइडेड बाय ईयरली CFAT। नेक्स्ट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज एनुअल इनफ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब देखिए ये तो हम निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज एनुअल इनफ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ठीक है। इसमें डेप्रिसिएशन और टैक्स को इंक्लूड किया जाता है, बट हम जो है एनुअल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे। एनुअल इन्वेस्टमेंट के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जितनी मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है, डिवाइडेड बाय उसकी सैल्वेज वैल्यू, कब तक वो चलने वाला है, डिवाइडेड बाय 2। ये एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है
निकालने का, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आपका मॉडर्न है, ये इसमें जो है इसको जो है मॉडर्न टेक्निक्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है सबसे मेन थिंग। ये टाइम एडजस्टेड मेथड्स होता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ फर्म, कि जो फर्म की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करना। कंसीडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, ये मैंने बता दिया है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो नोट कर लीजिए, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये प्रेजेंट वैल्यू एज इट्स नेम, ये प्रेजेंट वैल्यू को जो है कंसीडर करता है। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, टोटल इनफ्लो में से आपको आउटफ्लो माइनस करना होता है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए इसका फॉर्मूला। अगर एनपीवी पॉजिटिव है, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर एनपीवी नेगेटिव है, अगर एनपीवी नेगेटिव में आती है तो उसको रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनल जो है, अब देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसको बोला जाता है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, या फिर डिजायरेबिलिटी फैक्टर मेथड। नेक्स्ट जो इसका दूसरा नाम है डिजायरेबिलिटी फैक्टर मेथड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, क्योंकि अब ये सारे मेथड जो है प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेथड होते हैं, कंसीडर करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, तो इसलिए जो है इनका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इनफ्लो ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय आउटफ्लो। जितना आपने अब तक इनफ्लो किया है, आपके पास आया है, डिवाइडेड बाय आपके पास से कितना उस पर्टिकुलर एसेट में आपने खर्च किया है, ठीक है। तो ये है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नेक्स्ट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इनको जो है हम सिर्फ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे यहां से, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसको आईआरआर मेथड या फिर टाइम एडजस्टेड रेट मेथड या फिर मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न भी बोला जाता है, दैट इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न। इट इज रेट ऑफ रिटर्न दैट ए प्रोजेक्ट अर्न्स। ये वो रिटर्न होता है जिससे कि प्रोजेक्ट जो है अर्न करता है। अगर आईआरआर, अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ग्रेटर है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, कैपिटल आपने यूज की 5 लाख की, अगर आपको जो है मिल रहा है 6 लाख, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये कम है तो आप रिजेक्ट करेंगे, अगर जो है इक्वल है तो आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। तो इसके कुछ जो है प्रिंसिपल्स है, प्रोसेस ऑफ कैपिटल बस्टिंग। प्रिंसिपल्स क्या है? कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस ऑन इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो शुड बी बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बेस करता है आपका कैश फ्लो। टाइमिंग ऑफ रिसिप्ट ऑफ कैश फ्लो इज इंपॉर्टेंट। हमने देखा ना, हमने यहाँ पे टाइम कंसिडर किया ना मॉडर्न अप्रोचेस में, कि अब ऐसा तो नहीं है। टाइम अप्रोच क्यों कंसिडर करते हैं? मान लीजिए हमें जो है 5 लाख रुपीज 10 साल में रिकवर हो रहे हैं, तो उसका कोई बेनिफिट है? कोई भी बेनिफिट नहीं है। अगर 10 साल में मुझे रिकवर हो रही है तो वो चीज, तो जितना कम टाइम लगेगा उतना बहुत बेटर है, तो इसलिए टाइम को कंसिडर किया जाता है। फाइनेंसिंग कॉस्ट शुड नॉट बी कंसिडर। फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है वो कंसिडर नहीं की जाती है, क्योंकि हमने ये नहीं देखा कि मैंने उस सोर्स में कितना पैसा लगाया और मुझे उस पे जो है क्या क्या कॉस्ट मुझे पड़ रही है, ये चीजें कंसिडर नहीं करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ कैपिटल बस्टिंग हम देख चुके हैं। जनरेशन ऑफ आइडियाज होता है, एनालिसिस करते हैं उस प्रपोजल का, जनरेटिंग कॉर्पोरेट कैपिटल बजट, मॉनिटरिंग एंड पोस्ट ऑडिट, ये हमने पढ़ा पूरा। प्रोसेस ऑफ वेरियस कैटेगरीज प्रोजेक्ट एंड इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस हो सकते हैं कि क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स है और क्या क्या स्टेप्स है। अब हम डिविडेंड पॉलिसी पे आ जाते हैं। तो डिविडेंड पॉलिसी के जो है, एक तो डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी है, एक डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी है। डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी क्या कहती है? मिलर एंड मोदिग्लानी हाइपोथेसिस है। और रेलेवेंस थ्योरी मतलब डिविडेंड का अफेक्ट पड़ता है आपकी वैल्यू ऑफ फर्म से, ये भी इस चीज को मान के चलता है, ठीक है, कि जो आपका जो डिविडेंड है वो आपके अफेक्ट करता है आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को। तो ये कहते हैं कि हाँ जी करता है, वोल्टर मॉडल भी कहता है और गॉर्डन मॉडल भी कहता है। तो पहले जो है गॉर्डन मॉडल को देखते हैं। तो गॉर्डन मॉडल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस डिविडेंड कैपिटलाइजेशन थ्योरी ऑफ गॉर्डन, द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म है ना वो इक्वल टू रहती है कि जितना आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा पे कर रहे हैं तो
आपकी वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा रहेगी, अगर आप कम पे कर रहे हैं तो कम रहेगी। क्यों? क्योंकि ये मानता है कि जो आपकी इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क एवर्स होते हैं, क्योंकि आज उनके जो हाथ में जो पैसा है वो उसको अच्छा मानते हैं। अगर आप उनको कह देंगे कि हम आपको आज आप हमसे 10 रुपए मत लीजिए, आप मुझसे कल 10 रुपए ले लीजिए। हम अपना डेली का भी अगर हम किसी को बोलते हैं तो आज 10 रुपए मत लीजिए, आप कल 10 रुपए ले लीजिए, क्योंकि वो कहेगा नहीं, अगर आज मैं 10 रुपए ले लूंगा तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ, कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। एक दिन का नहीं, आप 1 मंथ का मान सकते हैं यहाँ पे कि 100 रुपए है, मान लीजिए, थोड़ा बढ़ा देते हैं, 100 रुपए हैं और मैं कहती हूँ आज मत लीजिए, 1 महीने बाद लीजिए। या कोई मुझे कहता है कि आप 100 रुपए मुझसे आज मत लीजिए, मैं आपको अगले महीने दे दूंगा, तो मैं कहूंगी नहीं, मुझे आज ही चाहिए। तो इन्वेस्टर्स भी ऐसे ही होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें जो पैसा है वो आज ही मिल जाए, जो डिविडेंड है वो आज ही मिल जाए, क्योंकि उसको वो यूज कर सकते हैं, उसको वो फर्दर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं 100 रुपए को जो है बैंक में डाल दूं, मुझे उसका कुछ इंटरेस्ट तो मिलेगा एटलीस्ट, लेकिन मुझे 1 महीने बाद मिलेगा तो उसकी वैल्यू और भी जो है कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क अवर्स होते हैं और वो चाहते हैं कि जो फ्यूचर में मुझे पैसा मिलने वाला है वो मुझे फ्यूचर में ना मिलके मुझे आज ही मिल जाए। तो इसकी एक टर्म भी उसने बोली है, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन बुश। अ बर्ड इन हैंड, ये भी गॉर्डन मॉडल में ही आती है। बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन बुश, कि जो आज मेरे पास जो आज पैसा है वो बेटर है कि मुझे फ्यूचर में वो सेम पैसा मुझे फ्यूचर में मिले। तो वो आज पैसा लेके खुश होते हैं, इसलिए जो है ये अफेक्ट करती है वैल्यू ऑफ फर्म को। वोल्टर मॉडल क्या कहता है? ये भी जो है रेलिवेंस दिखाता है कि ये रेलिवेंट करता है आपकी वैल्यू ऑफ फर्म से। ये जो है प्रोपाउंड किया था प्रोफेसर जेम्स ई वोल्टर। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए गॉर्डन मॉडल का, ये भी फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार मैच द फॉलोइंग में आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो फॉर्मूला देख लीजिए, P इज इक्वल टू E 1 माइनस B डिवाइडेड बाय K, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, माइनस BR, ठीक है। B क्या होता है आपकी रिटेंशन रेशियो, और R क्या होता है? B होता है रिटेंशन रेशियो और R होता है रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो रिटेंशन रेशियो को रेट ऑफ रिटर्न से यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से। 1 माइनस B, क्या बताया अभी? रिटेंशन रेशियो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन हम वोल्टर मॉडल देखेंगे। वोल्टर मॉडल का जो फॉर्मूला है यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, यहां से हम स्टडी कर लेंगे। तो वोल्टर मॉडल क्या कहता है? वोल्टर मॉडल कहता है, ये प्रोपाउंड किया गया था बाय प्रोफेसर जेम्स ई वोल्टर। उसने कहा था कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उसको रिटेन कर लो, या तो प्रॉफिट को रिटेन कर लो, या फिर उसको डिवाइड कर दो, उसको डिविडेंड में दे दो। वो कहता है कि अगर आपके पास प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज है और अगर आपके पास जो है अगर आपकी ग्रोइंग फर्म है, ग्रोइंग फर्म कब होती है? जब आपका जो है रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो आपको रिटेन कर लेना चाहिए पूरा अमाउंट, क्योंकि आपके पास प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज होती हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप कुछ भी मत दीजिए अपने शेयर होल्डर्स को। लेकिन अगर आपकी जो फर्म है वो अगर जो है डिक्लाइनिंग फर्म है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, रेट ऑफ रिटर्न कम है, तो आप जो पैसा है वो शेयर होल्डर्स को दे दीजिए, एटलीस्ट वो तो खुश हो जाएंगे, वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो जाएगी इस बहाने। एक नॉर्मल फर्म होती है जिसमें रेट ऑफ रिटर्न जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल रहता है, उसमें भी जो है आप क्या कर लीजिए, इररिलेवेंट होता है फॉर सच फर्म। Whatever may be the payout ratio, the market value of shares would remain stable। चाहे कुछ भी आपका जो रिटेंशन रेशियो है या पे आउट रेशियो, चाहे आप शेयर होल्डर्स को सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म है वो स्टेबल रहेगी, इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि प्रॉफिट तो नहीं है, ठीक है। वो डिक्लाइनिंग फर्म है, आपकी नॉर्मल फर्म है। तो यहाँ पे सिर्फ उसने ये बोला है कि अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होते हैं तो ही आप क्या कीजिए, रिटेन कीजिए। अगर ये फर्म है तो आप जो है बेटर है कि आप उससे जो है अपने शेयर होल्डर्स को खुश कर दीजिए।
वोल्टर मॉडल का फॉर्मूला है डी प्लस में आर ई माइनस डी अपॉन में के डिवाइडेड बाय के। तो पी क्या है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, रिटेन अर्निंग पर शेयर। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मैच द फॉलोइंग में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए इन तीनों के फॉर्मूला। डिविडेंड पॉलिसी टाइप्स में आते हैं रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, एज इट्स नेम रेगुलर। आप अपने डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड आप क्या कर रहे हैं, रेगुलर बेस पे दे रहे हैं। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, एक स्टेबल रेट है आपके पास कि इतना तो आप देते ही देते हैं। इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, कभी दे देते हैं कभी नहीं देते। नो डिविडेंड पॉलिसी, नहीं देते आप। ठीक है, जब आपके पास प्रॉफिट होता है तभी देते हैं, अदरवाइज नहीं देते आप। तो ये होती है टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि डिविडेंड एंड टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज। तो रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी और इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, नो डिविडेंड पॉलिसी। टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी होते हैं आप किस तरह से जो है कैश में डिविडेंड दे रहे हैं, बॉन्ड्स दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं। ठीक है, अब सिक्योरिटाइजेशन का टॉपिक आता है। सिक्योरिटाइजेशन क्या होती है? तो सिक्योरिटाइजेशन क्या होती है कि जब आपकी एक तो लिक्विड एसेट्स होती है जिनको आप इजिली कन्वर्ट करा सकते हैं अपने कैश में, एक होती है आपकी इलिक्विड एसेट्स, एक होती है आपकी इलिक्विड एसेट जिसको आप इजिली कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। तो एक प्रोसेस होता है जब आप इलिक्विड एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कराने में जो है सक्सेस हो जाते हैं, दिस इज सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, मान लीजिए आपकी कोई रिसीवेबल है, आपने किसी को सामान बेचा और वो आपका रिसीवेबल बन गया और उसने जो है आपको 2 लाख रुपीस देने थे, बट उसने बोला मैं 1 साल के बाद दूंगा। अब जब उसने बोल दिया मैं 1 ईयर के बाद ही दूंगा, तो आप बार बार उसके पास जा तो नहीं सकते कि मुझे पैसा आज ही चाहिए, नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे उस जो एसेट्स, ये तो आपकी एसेट्स होती है ना, बिल्स रिसीवेबल, तो जो एसेट्स आपको 1 साल बाद मिलनी है, अब आप क्या करेंगे, उसको सेल कर देंगे। अब आप उसको सेल कर देंगे। देखो ये रहा, आपने क्या करा, आप ओनर है उस एसेट के, आपने क्या करा, वो सेल कर दी सिक्योरिटी टू एसपीवी। आपने वो सिक्योरिटी क्या कर दी, सेल कर दी किसको, एसपीवी को। आप ओरिजिनेटर थे, आपकी एसेट्स थी, आप उस एसेट के ओनर थे, बट आप उसको कैश में कन्वर्ट कराने के लिए आप उसको किसको सेल कर रहे हो, एसपीवी को। एसपीवी क्या होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल ये एक तरह से मीडिएटर होता है। ये मीडिएटर होता है, जो मीडिएटर का काम करता है, ये आपकी एसेट्स को कन्वर्ट करा देगा कैश में। ठीक है, आपने जो है इसको एसेट को सेल कर दिया, आपने इसको सेल कर दिया, तो इसने क्या करा, इस एसपीवी ने भी क्या करा, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। इसने आपकी जो एसेट है उसने उसको जो है सेल्स कर दिया इन्वेस्टर्स को। ठीक है, इन्वेस्टर्स ने क्या करा, उस एसेट को परचेज कर लिया बाय द इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एसपीवी। एसपीवी ने जो इंस्ट्रूमेंट दिया उसने कैपिटल मार्केट में या इन्वेस्टर्स ने उसको परचेज कर लिया, बाय कर लिया। यहां पे वो लोग म्यूचुअल फंड में भी हो सकते हैं, बैंक्स भी हो सकता है। अब जो है यहां से आपको क्या मिल गया, इस इन्वेस्टर ने, जहां से कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स ने आपको क्या दे दिया, पैसा दे दिया। ठीक है, आपके पास क्या आ गई, मनी आ गई। इलिक्विड एसेट्स को कन्वर्ट कराना इनटू लिक्विडेशन में, दिस इज ऑल अबाउट सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एसेट ओरिजिनेटर जो ओनर होता है एसेट का, एसपीवी जो एक तरह से मीडिएटर का काम करता है, जो इस तरह की सेल एंड परचेज में डील करता है। ठीक है, इशूइंग एजेंट होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं। फिर ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करता है, इन्वेस्टर्स के पास जाता है और उसको सेल कर देता है। ठीक है, इन्वेस्टर्स जो होते हैं जो सेल परचेज में डील करते हैं, जो कोई भी सिक्योरिटीज को सेल कर लेते हैं या उसको परचेज कर लेते हैं और मनी जो है इशू कर देते हैं। ठीक है, अब इसने क्या करा, इशू एसेट बैक सिक्योरिटीज, सीनियर ट्रांचेस, मैजिन ट्रांचेस, जूनियर ट्रांचेस। अब फिर इसने यहां से क्या आ गया, ओरिजिनेटर के पास क्या आ गई, मनी आ गई, कैश आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब भी जो है ये इसको देगा 1 ईयर रुपीज, ये इसको देगा, तो फिर क्या होगा, क्योंकि इसने तो अभी इसको अभी जरूरत थी तो इसने इसका पैसा जो है यूज कर लिया। अब इसी के टाइम पे उसने उसको जो है मार्केट में सेल कर दिया। पहले उसने एसपीवी को दिया, देन उसने कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट किया। तो आई होप जो है ये चीज, ये जो एसेट सिक्योरिटाइजेशन है, ये इस डायग्राम के थ्रू आपको बेटर समझ में आया होगा।
एक बार इस पूरे जो है, जो आपको ये गिवन है स्ट्रक्चर, इसको लर्न कर लीजिए, बेटर समझ में आएगा क्योंकि इसमें सारी चीजें क्लियरली मेंशन्ड है आपको। देन जो है इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, हम फिनिश कर दें, क्योंकि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो यहाँ पे कवर हो चुके हैं। आई होप यू लव दिस क्रैश कोर्स। जो भी आपका कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी आपका फीडबैक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, सो डेट ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। ठीक है, तो आपको एग्जाम में जो है बेस्ट देना है और आपको अपना जेआरएफ क्लियर करना है, सो डेट उस जेआरएफ के लिए हम जो है थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगेगा हमें कि हमारे स्टूडेंट्स जो है जेआरएफ क्लियर किया उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कंप्लीट करते हैं। और जो भी इसके टॉपिक है एडीआर जीडीआर, ये बहुत इजी टॉपिक है, इनके नेम से ही पता चलता है ये क्या चीजें हैं, तो एक बार इनको भी स्टडी कर लीजिएगा। तो आई होप आज पूरा दिन, आज ये यूनिट जो है आप कंप्लीट कर देंगे, 4th यूनिट कंप्लीट कर देंगे, देन हम कल यूनिट नंबर 5 पे मूव ऑन करेंगे, क्योंकि यूनिट 4 आई होप अगर आज आप यूनिट 4 कर रहे हैं तो इससे पहले की तीनों यूनिट आप कंप्लीट कर चुके हैं। एग्जाम के टाइम पे सिर्फ रिवीजन आपको एक देनी रहेगी। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम यहाँ पे कवर करा ही देते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप